हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं तो थंबनेल देखकर आप लोग जान गए होंगे। अर्धनारीश्वर चैप्टर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर हम आपको याद करवाएंगे क्लास में। ठीक है, बस इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना है, शेयर कर दीजिएगा अगर आपको याद हो जाएगा तो। ठीक है, तो इसका अर्धनारीश्वर का सारांश हमने याद करवा दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने उन सब का लाइव क्लासेस हमने ले लिया था, जिसमें सभी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं तो इसका प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न इसका होगा सर कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से आप सहमत हैं तो अपना पक्ष रखें। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा था कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत जो है हो सकता है कि नहीं होता। लेखक यह कह रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं तो अपना पक्ष रखें। तो इसका आंसर कितना आसान है, जब सुनिएगा तो आपको लगेगा कि का सर ऐसा आंसर होता है। चलिए सुनते हैं। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं। लेखक के इस कथन से हम लोग सहमत हैं, तो अब अपना पक्ष रखना है। तो अब लिखेंगे क्योंकि लेखक से हम सहमत हैं क्योंकि महिलाएं जब संधि की वार्ता करती है तो गर्मजोशी से ना करके नर्मजोशी से करती है, जिससे युद्ध होने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए लेखक का जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, कहे का मतलब कि किसके बीच के, अगर कुंती और गांधारी ये दोनों महिला थी, इन दोनों महिला के बीच जो है अगर संधि की वार्ता होती, संधि मीन्स मिलाओ कौरव और पांडव के, अगर मिलाओ के बात होता तो संभव था कि हो सकता था महाभारत नहीं होता। और सच में ऐसा होता, अगर दो महिलाएं आपस में मिलती, दो महिलाएं, तो वो जो लोग जो है महिलाएं लोग जो हैं नर्मजोशी के साथ बात करती है। नर्मजोशी कहने का मतलब ठंडा दिमाग से बात करती हैं। तो वही पुरुष लोग जहाँ युद्ध का बात होता है तो गर्मजोशी से बात करती हैं, यानी खिसला के ताव में आके बात करते हैं। तो एकदम महाभारत होना तय था। तो लेखक वही कह रहे हैं कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो हो सकता था, यानी कि बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? एकदम हम सहमत हैं कि लेखक आंसर लिखना, क्वेश्चन में आंसर पूरा छिपा हुआ है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं और हम अपना पक्ष यह रखते हैं क्योंकि महिलाएं बात करती है तो नर्मजोशी यानी ठंडा दिमाग के साथ बात करती है, जिससे युद्ध होने की संभावना कम होती है। ठीक है, और पुरुष लोग तो गर्मजोशी के साथ बात करते हैं, पुरुष के तो सहैवे नहीं करता है कि नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें यकीन है कि पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा और इस चैप्टर से, यानी कि अब तक हमने हिंदी चैप्टर के लगभग 5 गो चैप्टर खत्म, गद्य खंड के 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। उन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को भेज दिया गया है। जो जुड़ना चाहते हैं, डिस्प्ले पे नीचे नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे जो है शो कर रहा होगा डिस्प्ले पे नंबर, उस नंबर पे जो है आप क्या करेंगे
तो आपको करना होगा 51 रुपये का गूगल पे। 51 रुपये में पूरे आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी जितने भी किताब हैं उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भेजे जाते हैं। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हैं जुड़िएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोनो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्री में पढ़ाया जाता है, नोट्स के लिए सिर्फ पैसा लिया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई थी, क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? तो इसका आंसर सुनिए। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी, देखिए यहाँ पे लिखा होगा क्यों की गई होगी। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी कि पहले नारी और नर यानी कि महिला और पुरुष दोनों समान थे, एक समान थे, दोनों का कर्म क्षेत्र, दोनों का धर्म एक ही था, इसीलिए पहले नर और नारी को एक माना जाता था, इसीलिए नर और नारी को मिलाकर अर्धनारीश्वर बनाया गया था। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई थी? तो अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी कि पहले महिला और पुरुष को यानी नर और नारी को एक समान माना जाता था, उनका कर्म क्षेत्र एक होता था, इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होगी। आज इसकी क्या सार्थकता है? तो आज के समाज में समझिए तो अर्धनारीश्वर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुरुष अपने आप को पुरुष समझता है तो नारी अपने आप को नारी समझती है, और नर का जो है कर्म क्षेत्र अलग है तो नारी का जो है कर्म क्षेत्र अलग है। ठीक है, आज इसकी यही सार्थकता है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हुए? ये तीनों जो है लेखक था सब। ठीक है, रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी और प्रेमचंद्र जी, ये तीनों लेखक थे। तो इन तीनों से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट थे? तो इन तीनों से आंसर लिखेंगे दोस्त कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर जी इसलिए असंतुष्ट थे कि क्योंकि इन तीनों ने यानी रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी और प्रेमचंद्र जी ने अपनी चिंतन में, अपनी कविताओं में नर और नारियों के बीच असमानता किया था, नर और नारियों को जो है समान अधिकार नहीं दिया था, इसीलिए दिनकर जी जो है इन तीनों से असंतुष्ट थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 4 नंबर की कि प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी क्या है? प्रवृत्ति मार्गी क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तो प्रवृत्ति मार्ग वे लोग जो अपना जीवन घर में रहकर व्यतीत करते हैं, यानी अपने फैमिली के साथ रहकर व्यतीत करते हैं, उन्हें प्रवृत्ति मार्गी कहा जाता है। और निवृत्ति मार्गी वे लोग जो अपना जीवन घर से बाहर यानी कि सन्यासी बनकर जीते हैं, उन्हें निवृत्ति मार्गी कहा जाता है। याद हो गई? प्रवृत्ति मार्गी यानी कि जो अपने घर में अपने परिवार के साथ जीवन जीते हैं, निवृत्ति मार्गी यानी कि जो सन्यासी बनकर अपना जीवन जीते हैं, उन्हें निवृत्ति मार्गी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध जी ने यानी गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? तो अगर आप सारांश सुने होंगे मेरा कहानी का, तो ये कौनो ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? तो बुद्ध जी ने आनंद से कहा था कि आनंद, नारियों को हमने भिक्षुनी बनने का अधिकार दे दिया है, अधिकार दे दिया है, तो अब 5 सहस्त्र साल के बजाय नारियां जो है 500 साल तक भिक्षुनी बन सकती है। यही कहे थे बुद्ध जी आनंद से। 5 सहस्त्र कहने का मतलब कि 5000 साल। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी ने आनंद से जो है कहा था कि आनंद 5 सहस्त्र साल के जगह अब 500 साल नारियां जो है भिक्षुनी बन सकती है, ये जो है हमने नारियों को अधिकार दिया है।
ठीक है, इतना तो आप याद रख सकते हैं। ये सब कुछ याद करे वाला नहीं है, बिना मतलब जैसे कि हमर कहने का मतलब है कि क्लास में आपको नहीं याद होता है तो समझिए कि हमको पढ़ावे लिखावे अइबे नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? गांव में आप होंगे, गांव में तो बहुत सारे गांव में जो है सास अपनी बहू को कहती है कि नागिन है, तो जादूगरनी है, तो अहेरिन है, और पति भी जो है पत्नी को ऐसा कहता है कि नागिन है तो जादूगरनी है। आखिर ये सब कहने के पीछे जो है पति लोगों का या समाज का जो है आखिर मंशा क्या होता है, इसी को जो है लेखक आपसे पूछना चाहते हैं। ऐसा कहना क्या उचित है? तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुषों का यही मकसद होता है कि पुरुष अपन कमजोरी छुपा के और औरत को जो है दोष देते हैं, ठीक है। समाज में स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे एक ही मंशा होता है कि पुरुष जो है अपने अंदर की कमजोरी छुपाता है और जो महिलाएं होती है उनके ऊपर लालछन लगाता है, ठीक है। अरे महिला जो है वो माँ है, माँ समझ गए, तो उनका जो है सम्मान आप लोग किया कीजिए। तो नागिन, जादूगरनी ये सब का आप लोग कहते हैं, ठीक है। यही जो है दिनकर जी आप लोगों को बताना चाहते थे कि महिलाएं जो है हम लोगों की माँ की समान है, ठीक है। कोई भी महिलाएं हैं तो उनका सम्मान किया कीजिए। तो स्त्री और अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है आप लोगों ने जान लिया कि स्त्री अपने अंदर की कमजोरी को छुपाते हैं और पुरुष अपने अंदर की कमजोरी को छुपाते हैं और स्त्रियों पे जो है लालछन लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि पुरुष कमाए नहीं जाएगा घरे आके औरत के जो है अपन गाली देगा, यानी अपन गलती का बोझ जो है स्त्रियों पर देना ही जो है ये उन लोगों की मंशा होती है। क्या ऐसा कहना उचित है? एकदम उचित नहीं है। स्त्रियों को ऐसा कहना एकदम उचित नहीं है। ये क्यों उचित नहीं है? अगर हम अपनी पत्नी को नागिन कहते हैं, जादूगरनी कहते हैं, तो मेरा बाल बच्चा जो है क्या सीखेगा? सब वो सब आगे चल के वैसा ही करेगा सब। तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी जो है औरतों का सम्मान नहीं करेगी, ठीक है। कितना आसान था आंसर यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, यानी नारी जो है सीमित कब से होने लगी। नारी पहले सीमित नहीं थी। जब आदि मानव के समय का जब काल था, नारी भी बाहर काम करती थी, पुरुष भी बाहर काम करते थे, पुरुष भी घर के अंदर काम करते थे, नारी भी घर के अंदर काम करती थी। लेकिन नारियों को कब से ऐसा हुआ कि वो लोग एक सीमित हो गई कि घरे में काम करेगी? तो उसका आंसर सुनिए। नारी की पराधीनता जो है जब कृषि का विकास हुआ तो उसी समय नारी की पराधीनता जो है शुरू हो गया। कृषि जो है इतिहास का पहला ही विकास था और वहीं से जो है नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। आंसर लिखेंगे कि नारी की पराधीनता जब भारत में कृषि का विकास हुआ उसी समय से जो है आरंभ हो गया। बस इतने था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 8 नंबर कि प्रसंग स्पष्ट करें। प्रसंग कहने का मतलब कि सबके जो है आप अर्थ इसको बताना है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। एक आंसर सुनिएगा तो आओ जो है आप चकबका जाइएगा कि का इतना आसान भी आंसर होता है। तो सबसे पहला एक आंसर का लिखेंगे कि यह कथन जो है अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है जिसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह कथन अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इस कथन का यह अर्थ है कि जिस प्रकार लता जो है पेड़ पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि पेड़ पे निर्भर होता है कि अगर पेड़ गिर जाएगा तो हमारा काम खत्म, तो उसी प्रकार
पत्नी जो है अपने पति पे डिपेंडेंट होती है, यानी निर्भर होती है कि जब पति ही मेरा नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे। इस कथन का यही कहने का मतलब है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। यानी कि प्रत्येक पत्नी जो है अपने पति को उस नज़र से देखती है जैसे लता वृक्ष को देखती है। यानी लता वृक्ष को देखती है कि अगर वृक्ष गिर गया तो हमारा कोनो काम नहीं है, उसी प्रकार पति को इस नज़र से देखती है कि अगर पति मेरा नहीं रहा तो मेरा इस दुनिया में कोनो काम नहीं है। इस कथन का यही अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे इसी में ख नंबर की, कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। एकदम ही सत्य बात है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं यानी कि नारी के गुण नहीं वो एकदम अपूर्ण है। चलिए कैसे तो सबसे पहले इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे कि यह कथन जो है अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है जिसके राइटर रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कथन में कहने का मतलब है कि जिस पुरुष में नारी के गुण नहीं है वो समझिए तो क्या है, तो अधूरा है। समझ गए। अब कहिएगा सर कि पुरुष में नारी के गुण कैसे आ सकता है, तो हर एक पुरुष में जो है माया होना चाहिए, दया होना चाहिए, सहने की शक्ति होना चाहिए। ये सब नारी की ही तो गुण है और ये सब अगर आप अपना लेते हैं तो दुनिया में सफल होने से आपको कौनो नहीं रोक सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की 9 नंबर की, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? यानी कि पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है। जैसे कि हमने माना कि हम YouTube पे आके पढ़ा रहे हैं, तो क्या कोनो नारी YouTube पे आके नहीं पढ़ा सकती है? एकदम पढ़ा सकती है, लेकिन कैसे, उसी का तो आंसर देना है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? पुरुष और नारी जो है समाज में एक समान होते हैं। ठीक है। इसीलिए जो काम पुरुष कर सकता है वही काम नारी कर सकती है। इसी प्रकार ठीक है, बस इतना ही लिखना है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि पुरुष और नारी समाज में एक समान होते हैं और जो नर यानी कि पुरुष काम कर सकता है वो नारी भी काम कर सकती है। अब हम पढ़ा रहे हैं तो क्या नारी नहीं पढ़ा सकती है? मान के चलिए हम UPSC क्रैक कर सकते हैं तो नारी नहीं क्रैक कर सकती है, वो सब काम कर सकती है जो हम कर सकते हैं। इसीलिए पुरुष और नारी का जो है कर्म क्षेत्र एक होना चाहिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे सर कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो अर्धनारीश्वर चैप्टर है उसका दिनकर जी इस निबंध में क्या कहना चाहते हैं, उनके विचार को लिखिए। तो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी ने यह लिखा है कि समाज में आज स्त्रियों और पुरुषों को जो है बांट दिया गया है। स्त्रियों और पुरुषों को बांट दिया गया है, उसके बाद उनके कर्म क्षेत्र को बांट दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यही जो है रामधारी सिंह दिनकर हम लोगों को बताना चाहते हैं अर्धनारीश्वर निबंध के तहत। ठीक है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया है तो समान कर्म क्षेत्र भी देना चाहिए, और ये समाज में बताना चाहते थे रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध को लिखकर। इसका आपको नोट्स आपको चाहिए तो डिस्प्ले पे नंबर जो है शो कर रहा है, उस पर गूगल पेमेंट कीजिए। वही जो हो व्हाट्सअप नंबर भी है, उसी पे जो है आपको व्हाट्सअप करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको प्रॉफिट हुआ है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब के बात नहीं हम कर रहे हैं, सिर्फ इसको शेयर करना है दोस्त। शेयर कीजिएगा तो हो सकता है 2 और लोगों के भला हो जाए, है कि नहीं। सो गाइस वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।